Hi. So today we will start the topic Afghan War. Afghan War is अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर चल रहा था. अफगानिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखें तो एक्चुअली में ये वॉर अब तक भी कॉन्टिन्यूड है. और क्यों कॉन्टिन्यूड है? ये वॉर स्टार्ट हुआ था 1978 में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1989 तक चल रहा था. 1992 में जाके एक सीज फायर हुआ, सारी चीज़ें ख़त्म हुई. लेकिन उसके बाद क्योंकि उस पे यूएस के ऊपर वो अटैक हो गया था, ट्विन टावर अटैक जो हुआ था 9/11 वाला, उसकी वजह से यूएस ने फिर उस पर अटैक कर दिया. सितंबर 11 के अटैक्स के बाद फिर अब उनको ये शक था कि अफगान वर इन्वॉल्व, अफगानिस्तान वॉज इन्वॉल्व, तो उन्होंने वापस से वॉर कर दिया. तो अगर देखा जाए तो 21st सेंचुरी में भी ये वॉर कॉन्टिन्यूड है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ. जो अफगानिस्तान के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट था, जो आपस में चल रहा था, वो क्यों चल रहा था? एक थी गवर्नमेंट की पार्टी जिसका नाम था अफगान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि अफगान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी. और दूसरी जो तरफ थी वो थी एंटी कम्युनिस्ट इस्लामिक गुरिल्लास थे. इस्लामिक गुरिल्लास मतलब जो इस्लाम को बिलीव करते थे, छोटे ट्रूप्स में रहते थे, वो किसी मिलिट्री या किसी गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करते थे. उन्होंने अपना एक ग्रुप टाइप बना लिया था एंड दे वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो एक एंटी कम्युनिस्ट इस्लामिक गुरिल्लास की टीम बन गई थी. पूरा जो कंट्री था अफगानिस्तान वो डिवाइड हो गया था एंटी कम्युनिस्ट इस्लामिक गुरिल्लास, और लड़ाई चल रही थी अफगान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स उनके बीच में. और ये लड़ाई चलती रही 1979 से 89 में. फिर उसके बाद इसमें सोवियत ट्रूप्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. 1989 तक चली, फिर सोवियत ट्रूप्स ने इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गवर्नमेंट वहाँ थी, वहाँ की गवर्नमेंट को 1992 में हटा दिया गया. और अगर इसको और ब्रॉडली देखें तो जो मिलिट्री एक्टिविटी चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, सो उनको भी ओवर पार कर लिया सोवियत गवर्नमेंट ने. बट अफगानिस्तान के वॉर को अगर देखा जाए कि 2001 से लेके 2014 तक यूएस ने इन्वेड कर दिया, क्योंकि उनको शक था कि सितंबर 11 के जो अटैक हुए हैं 2001 में, वो इन्होंने किए हैं. अफगानिस्तान से उसको सोर्स मिला है. तो फिर 2001 में वापस से ये इन्वेजन की वजह से ये आपका वॉर कंटिन्यू रहा. तो अफगान वॉर कंटिन्यू रहा और आज भी है. और क्योंकि अफगानिस्तान वॉर लेड बाय यूएस वॉर. अब इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कि जैसा कि अभी हमने देखा कि 1978 से ये स्टार्ट हुआ था और 78 से 89 तक ये वॉर चला, जब सोवियत ने इंटरफेयर किया और फिर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको एंड अप कर दिया. तो हम देखेंगे 1978 से 1992 के बीच का समय वो एक्चुअल अफगान वॉर था. तो इंसर्जेंसी अगेंस्ट कम्युनिस्ट रूल. तो जो कम्युनिस्ट रूल चल रहा था उस टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर, उसके अगेंस्ट लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया. और वहां पे उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद दाऊद खान. अप्रैल 1978 में जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोहम्मद दाऊद खान. और इनको हटाने का 1978 में मोहम्मद दाऊद खान को हटाने का काम किया था लेफ्ट विंग मिलिट्री ऑफिसर ने, जिसका नाम था नूर मोहम्मद ताराकी. अब जो पावर थी, ये पावर कैसी आ गई थी? मार्कस प्लेनियस. 78 में तो मोहम्मद दाऊद खान हट गए, नूर मोहम्मद ताराकी ने उनको हटा दिया. तो अब जो पावर थी वहां पर वो कौन सी थी? वो थी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप की पावर. मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जैसा कि हम जानते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई एक गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कम्युनिज्म टाइप का रहेगा, सब इक्वल रहेंगे, सबको इक्वल पावर रहेगी. और ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, इनको चलाने का काम कर रही थी दो बेसिक पार्टीज. दो मेन पार्टीज जो थी वो थी एक पीपल्स पार्टी, जिनको खलक पार्टी कहा जाता था,
दूसरे थे बैनर पार्टी, जिनको परचम पार्टी कहा जाता है। तो पीपल्स पार्टी और बैनर्स पार्टी, या इनके दूसरे नाम क्या है, खलक पार्टी या परचम पार्टी, जो कि पहले एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकलकर सामने आई थी। ये दो पार्टीज जो बन गई थी वो एक ओरिजिनेशन इनका एक ही था, एंड दैट वाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके दो पार्टीज बन गई उसमें से, और जो कि रूल कर रही थी, और आपस में थोड़े थोड़े से क्लैशेस हो रहे थे। और दो पार्टीज थी, लड़ाइयाँ हुई, सब हुआ। उसके बाद अचानक से सडनली ये दोनों पार्टीज मिलकर एक टीम में आ गई, विच वॉज वेरी सडन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो जो नई गवर्नमेंट बनी थी वो इतनी सपोर्ट में नहीं थी, कि मतलब जो सिविलियंस थे वो इस नई गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं थे। उनको बड़ी मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये दो पार्टीज जो अपोजिशन में थी ये एक साथ एकजुट होकर कैसे आ गई, वो भी इतनी क्विकली कैसे एक साथ होकर आ गई। तो इनको सिविलियंस का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा था, और ये धीमे धीमे करके कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे इन सब चीजों से। फिर एक नई गवर्नमेंट आई जो कि कम पॉपुलर थी, और इन्होंने टाई अप किसके साथ किया, सोवियत यूनियन के साथ। क्योंकि ये गवर्नमेंट लोकल थी, वीक थी, तो इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ टाई अप कर लिया। सोवियत यूनियन का जैसे ही टाई अप हुआ तो सोवियत यूनियन ने एकदम डोमेस्टिक ऑपोजिशन शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी जो लैंड्स थी, दूर दूर तक लैंड, सोशल रिफॉर्म्स थे, और जो मुस्लिम बिलीव्स वाले थे या बहुत ज़्यादा एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन थी, उसको क्रश करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अग्रेशन होना ही था। अब इन इंसर्जेंसीज की वजह से जो गवर्नमेंट थी ट्राइबल के बीच में और या फिर अर्बन के बीच में, उनसे एकदम अग्रेशन मिला कि भाई हमारा मुस्लिम्स का कहना था, या जो एंटी कम्युनिस्ट थे उनको दबाने का, उनको क्रश करने का, खत्म करने का काम शुरू इन्होंने कर दिया सोवियत यूनियन ने आते ही। तो उनमें रिबेलियन शुरू हो गया, उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। तो ये जो रिटेलिएट करने वाले लोग थे ये ट्राइबल भी थे और ये अर्बन ग्रुप्स भी थे, और इन दोनों को मिला के, ट्राइबल और अर्बन ग्रुप को टोटल मिला के जो नाम दिया गया, दैट वाज मुजाहिदीन। आजकल जब भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो हम ये वर्ड बहुत कॉमनली सुनते हैं कि मुजाहिदीन्स ने अटैक कर दिया, मुजाहिदीन्स ने कर दिया। तो हु आर दीज मुजाहिदीन्स? ये इस्लामिक ओरिएंटेशन के लोग होते हैं, जिनकी जो बिलीव्स हैं, जो वो बिलीव्स रखते हैं रिलीजन के प्रति, या जो वो करना चाहते हैं वो उनको नहीं करने दिया गया। नाउ दे आर रिटेलिएटेड। तो ऐसे ग्रुप्स को नाम दे दिया गया मुजाहिदीन, और इनका मुजाहिदीन का बढ़ना शुरू हो गया। ये जो इनका बढ़ना शुरू हुआ मुजाहिदीन का, तो अंदर की फाइटिंग भी शुरू हुई, इंटरनल फाइटिंग। तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करना शुरू की। पीपल और बैनर में फ्रैक्शंस आने लग गए, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक थी, दो पार्टीज मिलकर बनी थी और एनीवेज ऑपोजिशन में थी, फिर गवर्नमेंट बनानी थी तो दोनों एक साथ आ गई थी, तो इनके बीच में एनीवेज नहीं पटती थी। और मुजाहिदीन के रिबेलियन की वजह से ये दो पार्टीज फ्रैक्शंस में डिवाइड होने लग गए, और इसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत को मौका मिल गया कंट्री पे इन्वेड करने का इन दिसंबर 1979। दो दुश्मन थे, एक साथ आ गए, एक साथ आके, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो उन्होंने बाहर से किसी थर्ड पर्सन को अपने हेल्प के लिए बुला लिया। तो अब जब इन दो दुश्मनों में वापस क्लैशेस हुए, जो थर्ड दुश्मन था वो ज्यादा स्ट्रांग इनफ था, तो उसने उसने फिर सबको ओवर पार करना शुरू कर दिया कि भाई तुम भी जाओ, अब हम रूल करेंगे। तो सोवियत यूनियन ने ये करना शुरू किया। तो सोवियत यूनियन ने दिसंबर 1979 में पूरी कंट्री पे इन्वेड करना शुरू कर दिया। उसने 30,000 ट्रूप्स भेजे
और जो छोटी छोटी छोटे टाइम के लिए प्रेसिडेंसी जिनकी चली थी, जैसे कि पीपल लीडर थे हफीजुल्ला अमीन, उनको हटवा दिया। जो एम था सोवियत ऑपरेशन का वो ये था कि टू प्रॉप अप देयर न्यू बट फॉल्टरिंग क्लाइंट स्टेट। मतलब उनका जो मेन टारगेट था कि उनको बस अब उन सब लोगों को सामने से हटाना है जो उनके सामने सर उठाकर खड़े हो सकते हैं, या जो एक फॉल्टरिंग स्टेट उनके सामने, क्लाइंट उनका बढ़कर सामने आ रहा है, उसको उनको हटाना है। सो बेसिकली क्या था कि सोवियत यूनियन का जो ओनरशिप थी, एक लीडर थे, बैनर के लीडर थे बबरक कमाल, ये लीड कर रहे थे एक पार्टी को, एक जगह को। तो अब सोवियत यूनियन का काम था कि वो उसके साथ बैलेंस बिठा ले, कि हफीजुल अमीन को तो हटा दिया गया था, बहुत छोटे टाइम के लिए थे, जो कि पीपल्स के लीडर थे। तो हमने अभी देखा था ना कि दो टीम्स बनकर आई थी, एक पीपल्स वाला पार्टी था और दूसरा बैनर्स वाला पार्टी था, दोनों एक साथ आई थी। तो अब जब दो डिफरेंट लोग एक साथ आए थे तो दोनों के लीडर होने चाहिए थे। तो पीपल का जो लीडर थे वो थे हफीजुल्ला अमीन और बैनर के जो लीडर थे वो थे बबरक कमाल। तो पीपल के जो लीडर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे और उनको हटा दिया गया था। तो अब जो लीडर बच गया था वो बच गए थे बैनर के लीडर, दैट वाज बबरक कमाल। तो अब सोवियत के इन्वेजन की वजह से जब हफीजुल अमीन हट गए हैं और सिर्फ बबरक बचे हैं, तो अब सोवियत का काम था कि बबरक के साथ एक बैलेंस बैठा लें। तो अगर इनके साथ एक बैलेंस बैठ जाएगा तो चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। लेकिन जब वो ये करने की कोशिश कर रहे थे तो मुजाहिदीन ने इनको रिबेल कर दिया, मुजाहिदीन ने रिबेलियन शुरू कर दिया कि पूरी कंट्री में उन्होंने रिबेलियन शुरू कर दिया, गोलाबारी करना, सब करना शुरू कर दिया। तो जो सोवियत था सबसे पहले तो उसने सोचा अरे छोटा मोटा है और ये ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा, तो उसने कहा बबरक कमाल को ये चीज बोली कि आप एक काम करो, अफगान आर्मी को सौंप दो एंड उनको ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि ये जो मुजाहिदीन है इनको खत्म करें। बहुत लाइटली ले लिया सोवियत यूनियन ने मुजाहिदीन को और बोला कि अफगान आर्मी हैंडल कर लेगी, तो अफगान आर्मी के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन जब अफगान आर्मी मुजाहिदीन के रिबेलियन को सप्रेस करने गई तो मास डिसर्शन हुआ और इनकी अफगान आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई, पूरे वॉर में कुछ भी नहीं कर पाई। तो मुजाहिदीन वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इतने स्ट्रॉन्ग होने का रीजन भी था, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ नहीं कर पाई, तो फाइनली क्या हुआ, अफगान वॉर को सेटल कर दिया गया कि भाई आपस में लड़के क्या फायदा है, एक काम कर लेते हैं, हम ड्रॉ मान लेते हैं, तुम हमसे नहीं जीत पा रहे, हम तुमसे नहीं जीत पा रहे, तो एक काम करते हैं, इसको स्टेलमेट पे ले आते हैं, यानी कि चीजों को हम ड्रॉ मान लेते हैं, ना तुम जीते ना हम जीते। और लगभग 1 लाख सोवियत ट्रूप्स थे जो कि सिटी को कंट्रोल कर रहे थे, टाउन्स को कंट्रोल कर रहे थे, मेजर गैरिसन्स को कंट्रोल कर रहे थे। और जो मुजाहिदीन थे, तो मतलब 1 लाख ट्रूप्स सोवियत के ये सिटीज टाउन्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे थे, और जो मुजाहिदीन थे वो फ्रीली घूम रहे थे, रिलेटिव फ्रीडम के साथ घूम रहे थे थ्रू आउट द कंट्री। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो आराम से घूमे चले जा रहे थे। तो ये नहीं था कि मुजाहिदीन गन्स लेके जा रहे हैं तो उनको कोई रोके या मना कर दे, या वो किसी पर अटैक करे तो उनको मना कर दे। ऑल्दो वो यही था, सीज फायर था, ड्रॉ था कि कोई लड़ेगा नहीं। सो थ्रू आउट द कंट्री वो घूम सकते थे, उनको आज़ादी थी। अब जो सोवियत ट्रूप्स थे उन्होंने क्या किया कि क्रश करने की कोशिश की, सोचा कि कई टैक्टिक्स लगाए, कई तरीके अपनाए कि किसी तरीके से इन गुरिल्लास को खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो जो गुरिल्लास थे वो सारे के सारे उन ट्रूप्स से बचकर निकल जाते थे, एंड दीज गुरिल्लास वर मुजाहिदीन। तो वो उन्होंने कई, ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया तो ऐसे ही घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, उन्होंने कोशिश की कि इनको हम खत्म कर सकते हैं।
तो कोशिश करते हैं खत्म करने की, बट उन्होंने ट्राई किया, बट हर बार वो बचकर निकल जाते थे, इल्यूड आउट कर जाते थे। फिर सोवियत ने एक अटेम्प्ट किया कि मुजाहिदीन को, क्योंकि सिविलियंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तो सोवियत ने सोचा कि हम बॉम्ब्स वगैरह गिरा देते हैं, बॉम्बिंग कर देते हैं, और यहाँ से लोग फिर भाग जाएंगे। जब सिविलियन ही नहीं रहेंगे तो मुजाहिदीन को सपोर्ट कौन करेगा। तो ऐसी कई टैक्टिक्स उन्होंने अपनाई थी, जिसमें से एक ये मेजर टैक्टिक्स थी कि हम डीपॉपुलेशन कर देते हैं, बॉम्बिंग करेंगे, डीपॉपुलेशन हो जाएगी, सिविलियंस भाग जाएंगे, मुजाहिदीन का कोई सपोर्ट में नहीं रहेगा, तो एनीवेज मुजाहिदीन वीक हो जाएंगे और देन वील बी एबल टू विन ओवर देम। सो क्या हुआ भाई, इन्होंने बॉम्बिंग करी, डीपॉपुलेशन भी हुई, लोग वहां से भाग भी गए, मासिव फ्लाइट हुआ, बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहे, क्योंकि अब भाई बॉम्बिंग हो रही है, जीने मरने की जान लगी हुई है, तो लोग वहां से भागना शुरू हो गए, स्पेशली फ्रॉम द रूरल एरिया से। लेकिन इस वजह से मतलब फायदा होने की जगह नुकसान हो गया। तो 1982 में अराउंड 2.8 मिलियन अफगान्स वहां से भाग गए, और वहां से भाग के कहाँ गए, पाकिस्तान। और 2.8 मिलियन भागे तो वो पाकिस्तान पहुंच गए, और 1.5 मिलियन भागे तो वो ईरान की तरफ भाग गए। अब जो मुजाहिदीन थे वो इसको न्यूट्रलाइज, वो इस काबिल थे कि जो सोवियत की एयर पावर है उसको भी नलीफाई कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि मुजाहिदीन और सिर्फ इस्लामिक कम्युनिटी के थे, या उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, या सोवियत से लड़ नहीं सकते थे, तो ऐसा नहीं था, उनके पास ऐसे भी हथियार थे। तो सोवियत का जो एयर पावर था कि वो हवा से बॉम्बिंग कर रहे थे और लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुजाहिदीन के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी थी। कौन सी मिसाइल्स? एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। अब उनके पास ये मिसाइल्स आई कहां से? हु गेव देम? यूएस। बट ऑब्वियस कि लड़ाइयों के पीछे कौन था? यूएस। तो कोल्ड वॉर जब हो रहा था सोवियत यूनियन का, सोवियत यूनियन जब कोल्ड वॉर में था, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से ही प्रोवाइड कराई गई थी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, जिनको मुजाहिदीन यूज कर रहे थे। तो आपके जो पीडीएफ आप देखेंगे उसमें कई सारे पिक्चर्स बने हुए हैं कि सड़कों पे टैंकर घूम रहे हैं, लोग हाथ में गन्स लेके घूम रहे हैं, और मतलब ऐसे ही कल्चर है अफगान में, वैसे ही था। सो जो मुजाहिदीन थे वो पॉलिटिकली टुकड़ों में टूट गए, और कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बन गए, और जो उनका मिलिट्री एफर्ट था वो अनकोऑर्डिनेटेड रहा पूरे साल तक। मतलब मुजाहिदीन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, जो क्वालिटी थी उनके आर्म्स की, उनकी लड़ाई की, वो मतलब कॉम्बैट का जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था वो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहा था, और धीमे धीमे एक्सपीरियंस तो बट ऑफ कोर्स मिल ही रहा था उनको, और उनके पास लार्ज क्वांटिटी में आर्म्स भी थे। यस, उनका नंबर कम हो गया था, ग्रुपिंग कम हो गई थी, लेकिन उनके पास आर्म्स की कोई कमी नहीं थी, उनकी स्किल्स बढ़ती चली जा रही थी, और जो भी दूसरा वॉर मटेरियल उनको चाहिए होता था तो उनको मिल जाता था। और कहाँ से मिल जाता था? तो ये था पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करा देता था। कैसे कराता था? यूनाइटेड स्टेट्स सारा वॉर मटेरियल पाकिस्तान भेजता था, पाकिस्तान उसको अफगानिस्तान तक सप्लाई कर देता था। और जो दूसरी कंट्रीज थी उनमें तो मुजाहिदीन भले ही फ्रेगमेंटेड हो गए थे, पॉलिटिकली बहुत कम मात्रा उनकी बची थी, हैंडफुल रह गए थे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, लेकिन उनका जो मिलिट्री एफर्ट था वो भी अनकोऑर्डिनेटेड हो गया था, पूरे साल अनकोऑर्डिनेटेड रहा। लेकिन उनके पास वॉर के चीज़ों की कमी नहीं थी, वॉर मटेरियल की कमी नहीं थी, जो कि उनको यूएस सप्लाई कर रहा था वाया पाकिस्तान होते हुए।
और भी जो दूसरी कंट्रीज थी जिनको मुस्लिम्स के प्रति बहुत सिंपैथी थी, वो भी उनको हेल्प कर रही थी। और उसके साथ साथ एक मुस्लिम वॉलंटियर्स का एक इनडिटरमिनेट नंबर कि हाँ भाई हमारे मुस्लिम भाइयों को ऐसा हो रहा है, हमारे मुस्लिम भाई तकलीफ में, तो मुस्लिम वॉलंटियर्स भी इसमें आकर शामिल हो गए थे, जिनको नाम दिया गया था अफगान अरब्स। उनकी कोई एथनिसिटी नहीं थी, वो पूरी दुनिया से आए थे। ये नहीं कह सकते कि आप इस जगह से आए थे, उस जगह से आए थे, वो पूरी दुनिया से आए थे और इस ऑपोजिशन में शामिल हो गए थे। अब इसके बाद कि जो अफगानिस्तान का जो वॉर हो रहा था, वो एक ऐसा दलदल बन चुका था कि जो इसमें जा रहा था डूबता ही चला जा रहा था और बढ़ता ही जा रहा था ये। लेकिन 1980s में आते आते सोवियत यूनियन की जो पिलर से जो स्ट्रेंथ थी वो एकदम खत्म हो गई, वो स्ट्रेंथ एकदम कम पड़ गई और सोवियत यूनियन के करीब 15,000 लोग मारे गए, 15,000 लोग मारे गए, कई सारे इंजर्ड हो गए। तो 1988 में यूएस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन, इन सब ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया कि सोवियत यूनियन वहां से अपने ट्रूप्स को हटा लेगा कंप्लीटली। इन 1989 वो हटा लेगा और अफगानिस्तान वापस से एक नॉन अलाइंड स्टेटस पे आ जाएगा। और अप्रैल 1992 में कई सारे रिबल्स ग्रुप्स की मदद से ने साथ मिलकर एक नया रिबेलियस गवर्नमेंट बनाया। कई सारे रिबेलियस ट्रूप्स थे, उन सब ने मिलकर एक रिबेलियस गवर्नमेंट ट्रूप बनाया और उसको असाइन किया या वो जाके सेटल हो गया कहाँ? कैपिटल ऑफ काबुल, besieged capital of Kabul and overthrew the communist president नजीबुल्लाह। तो उस समय जो कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट थे नजीबुल्लाह, उनको हटा दिया गया और ये ट्रूप्स जाके काबुल में अपना कब्जा जमा लिया। और ये हु हैड सक्सीडेड, ये नजीबुल्लाह थे, तो वो करमल जब हटे थे तो करमल की जगह नजीबुल्लाह आ गए थे 1986 में।